हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। सो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ हमारी अलाइव है, कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ cow chewing curd or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. So हम इन एग्जाम्पल से हमें ये मालूम चलता है कि ये हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग हैं. What if the cow or the dog or the cow or the man were asleep? अगर सो रहे हो तो we would still think that they were alive. हम फिर भी सोचेंगे कि वो अलाइव है. बट हाउ डिड वी नो दैट? वो हम कैसे जानेंगे? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. उनकी ब्रीदिंग से हम जान लेंगे कि वो अलाइव है. वॉट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वो अलाइव है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वो कैसे अलाइव है, हमें पता करना है कैसे? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ वी से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? कुछ हमारे प्लांट्स के कलर अदर देन ग्रीन होते हैं. दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evident for being alive. So kind of हम ऐसा हम सोचते हैं, like kind of some sort of movement or either growth related or not. growth related हम हो सकता है, वरना नहीं भी. as common evidence हमें मिलता है कि वो हमारे प्लांट्स अलाइव हैं कि नहीं. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. वो भी हमारे अलाइव होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, स्टिल वो अलाइव हैं. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. और कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं वो बिना विजिबल मूवमेंट दिखाए ब्रीथ करते हैं. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. ये हमारा इनफ नहीं है जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारी जो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारी अलाइव है कि नहीं. ऐसे मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज. सो हमारी जो मूवमेंट होगी काफ़ी स्मॉल होगी स्केल पे, और वो हमें उतनी अच्छे से नहीं दिख पाएगी हमारे नेकेड आई से. मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल, इज द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. अगर हम यही क्वेश्चन हम अगर किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें, वो इसका आंसर येस देंगे. इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम. जो हमारे वायरसेस होते हैं वो किसी तरह का मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स. जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते हैं. एंड दैट इज पार्शली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. इस चलते एक कंट्रोवर्सी है कि वायरस हमारे अलाइव होते हैं या नहीं. ऐसा वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स. हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये काइंड ऑफ वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी. दे कैन हैव टिश्यूज. उनके अंदर टिश्यूज होते हैं. टिश्यूज हैव सेल्स, और उन टिश्यूज के अंदर हमारे सेल्स होते हैं. एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम. और जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर. एंड सो ऑन. बिकॉज of the effect of the environment, this organized order nature of a living organism is very likely to keep breaking down over time. So क्योंकि इफेक्ट हमारा एनवायरनमेंट का पड़ता है उन सेल्स पे, इस चलते दिस ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. मतलब लाइक हमारे जो सेल्स होते हैं मर जाते हैं, फिर हमारे नए सेल्स उन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं. इफ ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. जैसे कि हमारे जो सेल्स होते हैं जब डेड हो जाते हैं, डेड सेल्स, फिर से वो अपने खुद को प्री एग्जिस्टिंग सेल से
फिर से रीराइज करते हैं, फिर से बनते हैं खुद से सेल्स, और फिर हम हमारा जो भी लाइक हमारा कुछ कट गया, सो फिर उस जगह पे हमारा फिर से वो सेल बनता है, एंड फिर वो रिपेयरिंग चालू हो जाती है हमारे स्किन में जहाँ पे हमें चोट लगी रही होती है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स हमारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड द molecules around all the time. What are the maintenance process in the living organism? So इसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है what are life processes. So the maintenance function of a living organism must go on and even when they are not doing anything particular. So जो हमारा मेंटेनेंस फंक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की में हमेशा चलते रहना चाहिए, इवन व्हेन अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। अगर हम कोई क्लास कर रहे हैं, हम अपनी क्लास की मतलब स्कूल की, उस समय भी हमारा मेंटेनेंस फंक्शन कंटिन्यू गो ऑन होते रहना चाहिए, और हम सो रहे हैं तो भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। The life processes which together perform the maintenance job are life processes, उसे हम life processes कहते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them, उसके लिए हमें काफ़ी सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मेंटेनेंस फंक्शन भी हमारी बॉडी को परफॉर्म करना होता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही आता है। सो देर मतलब जो इनटेक करते हैं जो भी हम फूड, उसी मतलब वही एनर्जी हमारी यूज़ करती है हमारी बॉडी, जिससे मेंटेनेंस फंक्शन हमारे बॉडी में होता है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो विच वी कॉल्ड फूड। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम फूड लेते हैं उससे फिर हम जो भी हमारा जो बॉडी होता है वो कंज्यूम करता है एनर्जी, और फिर उस एनर्जी को यूज़ करता है हमारा बॉडी टू फॉर मेंटेनेंस फंक्शन एंड रिपेयरिंग टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। सो अगर हम अपने खुद को मतलब और किसी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कराना चाहेंगे तो उसमें और एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होगा, नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। सिंस life on the earth depends upon carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. So mostly हमारे जो अर्थ हमारा डिपेंड है मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। सो जो भी हमारे मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस हैं हमारे आर कार्बन बेस्ड हैं मोस्टली। डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसेस। और फिर उसके लिए जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस ले सकते हैं एज पर जो भी उन्हें पसंद हो ऐसा। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो भी जो हमारे आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्वाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा है, since the environment is not under the control of the individual organism के अंदर कंट्रोल में नहीं है। Since these source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules as we need to grow. So उस काइंड ऑफ एनर्जी हमें चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके लिए एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, और उसके लिए हमारे काइंड ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते रहना चाहिए जिससे कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का सही रहे। Oxidizing reducing reaction are some of the most
मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स हमारे जो बॉडी में होते हैं. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी. काफ़ी हमारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन सोर्स हमारे यूज़ करते हैं आउटसाइड द बॉडी. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड sources for cellular need, it is what we call is respiration. उसे हम respiration बोलते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम O2 लेते हैं अंदर एंड CO2 छोड़ते हैं. उसमें हम अपने जो खाने को है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, जिससे कि हम फिर बाद में हमारी जो बॉडी होती है, जो भी खाना होता है, उसका एनर्जी इनटेक कर सके एंड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी में, और बाकी का जो वेस्ट होता है हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इन दिस केस ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. So हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ना ही कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिससे कि वो फूड ले सकें, और ना ही कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है उनके, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता उनके पास. नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो उनका एंटायर सरफेस होता है उन ऑर्गेनिज्म का, वो कॉन्टैक्ट होता है विद द एनवायरनमेंट. बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. अगर वो और बड़ा हो जाए, मतलब उनका साइज और उनका बॉडी डिजाइन और कॉम्प्लेक्स हो जाए, सो क्या होगा? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. सो जो हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सारे सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं विद द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट. दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स. सो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मीट नहीं हो पाएंगी हमारे सारे सेल्स के लिए. वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन दे परफॉर्म. सो जो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं इन फंक्शन जो भी हम परफॉर्म करते हैं. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू. हम फेमिलियर हैं, हम पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं व्हाट आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो कोई स्पेशलाइज्ड काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. ये भी एक हमारा kind of function होता है हमारा एक specialized tissue का. However, possess a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of organism while all the parts of the body needs them. और क्योंकि हमारे बाकी पार्ट्स को भी, हमारे बॉडी पार्ट्स को हमारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, जिससे हमें एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हमारी ज़रूरत पड़ी हमारे बॉडी में. व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन. जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हमारे जो कार्बन सोर्सेस एंड द ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे एनर्जी जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल ऑफ द बॉडी. वो काफ़ी यूजफुल नहीं होते हैं बट वो एनर्जी जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुड बी हार्मफुल, और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion, जिससे कि हम जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का वो रिमूव कर सकें. अगेन इफ दिस अगेन द बेसिक रूल फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड. A specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to excretory tissue. So जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होना चाहिए जिससे कि एक्सक्रीशन हमारा अच्छे से हो सके, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे बॉडीज के उन्हें एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचा सके. सो लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. सो हमारा अगला टॉपिक है डेट इज न्यूट्रिशन. सो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. सो उसमें हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जिससे कि हमारा फिर तभी हमारा बाइसिकल चल रहा है, और हम चल रहे हैं मतलब पीछे हम फोर्स पीछे लगाते हैं. सो और फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना पीछे की तरफ, इस चलते. इवन when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order of inner body. So उसमें अगर हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो भी हमें हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि स्टेट ऑफ ऑर्डर हमारी बॉडी का मेंटेन रहे. वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is that we eat. So हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमें ग्रो करने के लिए, डेवलप और सिंथेसाइज प्रोटीन करने के लिए, जिससे कि हम काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिले जो भी हम खाना खाते हैं उससे. सो फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. सो the general requirement for the food and material is in common in all our organism, but it is fulfilled in different ways. So जो भी हमारे organisms होते हैं उनको एनर्जी लेने के लिए उनके डिफरेंट वेज होते हैं, मतलब वो फुलफिल कर लेते हैं अपनी एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ, बट उनके डिफरेंट वेज होते हैं. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड materials obtained from inorganic sources is in the form of carbon dioxide and water. So कुछ organisms हमारे sources in the form of carbon dioxide and water ही लेते हैं. And these organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. ये अपने खुद के food बनाते हैं. Other organisms like utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler ones because before they can be used for upkeep and the growth of the body. जिससे कि इनकी जो ये दूसरा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी ग्रोथ को बढ़ा सकें और फिर अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके. टू अचीव द ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट. ये बायो कैटलिस्ट उसे हम एंजाइम कहते हैं. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. So जो भी हमारे heterotrophs होते हैं वो directly और indirectly depend होते हैं हमारे autotrophs पे. And heterotrophic organisms include animal and fungi इसमें हमारे आते हैं. Then हमारा अगला टॉपिक है that is autotrophic nutrition. So carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. जो हमारे autotrophic nutrition करते हैं हमारे जो organism उसमें वो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट लेते हैं हमारे और उन by the process of photosynthesis. It is a process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. फिर उस मतलब आउटसाइड से ये सब्सटेंस लेते हैं और फिर उन सब्सटेंस को कन्वर्ट करके एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये जो मटेरियल लेते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में लेते हैं विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जो फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म into carbohydrates in the presence of sunlight के और chlorophyll के. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. Carbohydrates फिर वो utilize करता है plant जिससे कि वो provide कर सके energy to different parts of the body body मतलब जितने भी body parts हैं plants के उन तक अपना
जो भी एनर्जी उसको उसने बनाया है, मतलब खुद से खाना बनाया ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना खाना, सो दैट वो प्लांट हेल्दी रहे. We will study how this takes place in the next section. So, the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. So, जो भी हमारे जो carbohydrates अगर immediately use नहीं हुए वो स्टोर हो जाएगा in the form of starch, और ग्लूकोज भी आप मान सकते हो, which serves as an internal energy reserve to be used as when required by the plant. So जैसे ही उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सो वो एनर्जी ले लेंगे क्योंकि वो एनर्जी हमारी रिजर्व पड़ी हुई है. Somewhat similar is seen where some of the energy derived from the food we eat stored in our body in the form of glycogen. जैसे कि हमारे बॉडी में भी एनर्जी स्टोर रहती है in the form of glycogen. So यहाँ पे हम ये एक्शन देखते हैं. 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ये फॉर्मूला है. Let us now see actually what happens during the process of photosynthesis. The following event occurs during this process. So ये process हमारे occur होते हैं during photosynthesis. सो हमारा पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सो जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे, जो भी लाइट एनर्जी पड़ती है हमारी, उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो जो हमारा कन्वर्जन हो जाता है, फिर हमारा कन्वर्जन होने लगता है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में, और जो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. देन हमारा थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी रहे. दिस स्टेप नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर अदर द इमीडिएटली, मतलब एक के बाद एक नहीं होगा ऐसे. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन द बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. सो जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रात को, और एंड फिर तुरंत बनाने लगते हैं अपना खाना, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, जो भी उसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ड्यूरिंग डे. सो लेट अस सी हाउ each of the component of the above reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, you will see that some cells contain green dots. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिविटी फिगर 5.1 में. सो ये रहा, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे. दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल. उसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है. लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा फॉर फोटोसिंथेसिस. देन हम यहाँ से पढ़ेंगे. नाउ let us study how the plants obtain carbon dioxide. So we have talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. जो हमारा स्टोमाटा होता है काइंड ऑफ टाइनी पोर्स होती हैं जो हमारे सर्फेस ऑफ लीव्स पे हमारी प्रेजेंट होती हैं. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस यहाँ से हमारे इन पोर्स से हमारे काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं इन लीव्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल. सो ये जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये हमारे अक्रॉस द सरफेस होता है, लाइक हमारे सरफेस स्टेम, रूट्स और लीव्स में भी हमारे होते हैं. सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर
कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमाटा। सो काफ़ी ज़्यादा हमारे अमाउंट ऑफ वाटर भी हमारा लूज हो सकता है इसमें हमारा स्टोमाटा श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा। और स्वेल होता है मतलब पानी और ज़्यादा ले लेगा, तब फूल जाएगा। द प्लांट closes the pores when it is does not need carbon dioxide for the photosynthesis। जब हमारे प्लांट को ज़्यादा क्लोज कर लेगा अपने पोर्स जब उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। जो हमारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है हमारे पोर्स का, वो एक काइंड ऑफ फंक्शन है हमारे गार्ड सेल्स का जो हमारे स्टोमाटा में पाया जाता है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, मतलब स्वेल मतलब फूल जाएगा, और उसमें पानी आएगा तो फूल जाता है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और स्टोमेटल पोर उसमें ओपन हो जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेड इन गार्ड सेल विल श्रिंक। सो अगर उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो सूख जाएगा, मतलब पिचक जाएगा ऐसा। सो फिर हम आगे देखते हैं यहाँ से। सो हम देखेंगे बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्म्ड अबव कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम आगे देखेंगे। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो हमने अभी तक देखा कि हम कैसे ऑटोट्रॉप्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। सो उन्हें और भी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जिससे कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो प्लांट्स हमारी रूट्स के थ्रू लेती हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम द सॉइल। और जो हमारे दूसरे मिनरल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन, मैग्नीशियम, वो हमारी जो सॉइल से ले लेती है हमारी प्लांट। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो हमारा नाइट्रोजन होता है काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। So फिर taken up in the form of inorganic nitrates और nitrites, ये इस फॉर्म में ली जाती है लाइक inorganic nitrites और nitrates, और it is taken up as a organic compound which have been prepared by the bacteria from the atmospheric nitrogen. So फिर हमारा अगला टॉपिक है heterotropic nutrition. So each organism is adapted to environment. जो हमारे each organisms होते हैं और adapt होते हैं environment से। The form of nutrition differ depending on type and availability of food as well as how it obtained by the organism. So the form of जो nutrition मतलब खाने का तरीका वो डिपेंड करता है टाइप, मतलब कैसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो और कैसी फूड की अवेलेबिलिटी है, एज वेल एज हाउ इट्स ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, कैसे खा रहा है वो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास, जैसे ग्रास एक काइंड ऑफ फूड मटेरियल ले लिया, और मोबाइल सच एज डियर एनिमल ऑर्गेनिज्म है ये, would allow for differences in how the food is assessed and what is nutritive apparatus used by a cow and a lion. So as comparison to, so cow के लिए काफ़ी सही रहेगा, मतलब ग्रास वो खाते ही है, बट लायन के लिए नहीं, क्योंकि वो तो फ्रेश खाएगी ना, मतलब लायन। इसी चलते देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज विच फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। सो डिफरेंट तरह से ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को चूज करते हैं, मतलब खाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल होते हैं आउटसाइड द बॉडी खाते हैं, देन उसे अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगा लाइक मोल्ड,
जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं हमारे, फुफुंदी जो लग जाती है हमारी ब्रेड पे, वो ईस्ट एंड मशरूम इसके एग्जाम्पल्स हैं. अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इन डाउन इनसाइड देयर बॉडी. बाकी लोग, बाकी ऑर्गेनिज्म जो होल मटेरियल होता है उनको ब्रेक डाउन करते हैं हम अपने बॉडी के अंदर ही. व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड द फंक्शनिंग. ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग पे, कैसे वो अपनी फूड को तोड़ता है. सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम. और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स अपना खाना बिना किसी एनिमल को किल किए ही खा लेते हैं. दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव strategy is used by a variety of organisms like Cuscuta, that is अमरबेल, ticks, lice, leeches and tapeworm. ये खून चूसते हैं, मतलब चिपक जाएंगे एंड देन खून चूसने लगते हैं. सो ऐसे ही अपना खाना खाते हैं. सो हमारा अगला टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. सो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, सो डिफरेंट तरह से ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. और इनके हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इनटू बाय द एंटायर सरफेस. सो उस जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें जो फूड होगा वो एंटायर सरफेस में ले लेंगे अपना. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा. सो ये हमारा फूड पार्टिकल है. देन सूडोपोडिया, ये हमारे सूडोपोडिया होता है, इसके अंदर इसने अपना फूड इनगल्फ कर लिया. देन ये अपना फूड खा लिया इसने एंड देन इसने एब्जॉर्व कर लिया अपना फूड, और उसके बाद ये फूड को अपने एक्सक्रीट आउट कर देगा वेस्ट प्रोडक्ट. बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जो हमारे जो लाइक हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है ऑर्गेनिज्म में. सो डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जैसे कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे, लाइक हैंड, आईज एंड डिफरेंट पार्ट, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. लाइक हमारे हैंड किसी चीज़ को उठाने के लिए, लाइक बॉटल से पानी पीने के लिए. सो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर like extension of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole. So amoeba एक टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपने जो खाना है इंटेक कर लेता है ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूजेस ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. वो फॉर्म कर लेता है अमीबा अपने सरफेस में बॉडी के अंदर. इनसाइड द फूड inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler ones and then वो अपना फूड को जो भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर वंस में तोड़ता है, मतलब अपने खाने को. विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म. फिर उसके बाद जो उसका खाना होता है डिफ्यूज हो जाता है इनटू साइटोप्लाज्म. रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड देन थ्रोन आउट. उसके बाद वो अपना खाना जो वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देता है आउटसाइड ऑफ द सेल. इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज अ डेफिनेट शेप. उन जो हमारे पैरामीशियम एक काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट. और जो उनका जो फूड लेने का तरीका होता है एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्पॉट होता है, उसी स्पॉट में वो अपना खाना लेते हैं. फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया. सो जो ये खाना लेते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ सीलिया, एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है इनका, बॉडी पार्ट होता है, उससे ये अपना खाना लेते हैं. विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. वो पूरे एंटायर सरफेस कवर अप करता है उस सेल का. देन our next topic is nutrition in human beings. So the alimentary canal is basically a long tube extending from mouth
टू एनस। सो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में, सो बेसिकली एक काइंड ऑफ लॉन्ग ट्यूब होता है जो हमारे माउथ से लेके एनस तक रहता है। वी कैन सी द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। इस जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और इन बॉडी पार्ट्स आई मीन इसके भी इन रीजन वेरियस रीजन्स के भी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, ये हम देखेंगे। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। सो हम आगे देखते हैं। सो यहाँ से हम पढ़ेंगे वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होता है जो भी हम खाते हैं। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड to generate particles which are small and the same texture. So this is achieved by crushing the food with our teeth, so that हम जो भी हम complex substance खा रहे हैं सो हम क्रश करके उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, सो दैट हम अच्छे से अपना सॉलो कर सकें और फिर उससे डाइजेशन और अच्छे से हो सके। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, जो हमारे माउथ में लाइनिंग होती है दोनों साइड में हमारे माउथ के, सो काफ़ी सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ, जिससे जो हमारा सलाइवा होता है हमारे माउथ में, जिससे कि हमारा फूड वेट हो जाता है और हमें काफ़ी स्मूथ पैसेज मिल जाती है हमारी फूड को, जिससे कि हमारा फूड आराम से हमारे स्टमक में जाता है। फिर आगे की हम कहानी देखेंगे अभी यहाँ पे। When we eat something like we eat our mouth water, जैसे हम खाते हैं हमारे मुंह में पानी आने लगता है। This is actually not our water but a fluid called saliva. So इसे हम saliva कहते हैं, secreted by the salivary glands, और ये हमारे एक salivary gland से secrete होता है। Another aspect of the food we ingest is its complex nature. वो पहले तो हमारा फूड काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है ना, सो फिर हम जब खाते हैं सो फिर हम च्यू करते हैं, जिससे कि हम अपने जो कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं बाय च्यूइंग। इफ इट इज टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिससे कि हमारा डाइजेशन और अच्छा हो सके इस चलते। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। इसे हम हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से हम परफॉर्म करते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन सार्स विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल शुगर। सो हमारे सलाइवा में एक काइंड ऑफ एंजाइम होता है, उसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो हमारे ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टार्च को, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है हमारे सिंपल शुगर पे। The food is mixed thoroughly with the saliva and moves around the mouth while chewing by the muscular tongue. So हमारा जो फूड होता है वो मिक्स हो जाता है thoroughly with हमारे सलाइवा से and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue से हमारे। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, जिससे कि वो और ऐसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल से आराम से जा सके एंड देन हमारा डाइजेशन और अच्छे से परफॉर्म हो सके। द लाइनिंग्स ऑफ द कैनाल हैज मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पेरिस्टलिक मूवमेंट्स अकर्स ऑल अलोंग द गट, जिससे कि हमारा फूड आराम से पैसेज हो सके, हमारा फूड नीचे जा सके, देन स्टमक में बाकी सारे परफॉर्मेंस हो सके हमारे डाइजेशन के। सो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप ऑफ और ईसोफेगस भी हम कह सकते हैं। सो द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। जब हमारा फूड पहुंचता है हमारे स्टमक में तो हमारा स्टमक मतलब एक्सपैंड हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन द मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। सो हमारे अभी हम देखेंगे हमारे स्टमक में काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिससे कि हेल्प होती है हमारी उसमें मिक्सिंग ऑफ फूड्स में।
The digestion in stomach is taken care by the gastric gland present in the walls of the stomach. So जो digestion होता है हमारे stomach में वो carry out होता है by the gastric glands जो हमारे present होते हैं in the walls of stomach. These release hydrochloric acid जो हमारे stomach में hydrochloric acid रिलीज होता है. और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन भी हमारे स्टमक में होता है एंड म्यूकस. सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. सो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो काइंड ऑफ एसिडिक मीडियम बनाता है जिससे कि हमारा एंजाइम पेप्सिन काम कर सके. व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज दैट सब बाय द एसिड. सो और कौन से रीजंस हो सकते हैं इसके फंक्शन हम आगे देखेंगे. द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन. जो हमारा म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, जिससे कि ज़्यादा एसिडिक नेचर हो गया हमारा स्टमक का तो काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है हमारे स्टमक को. इस चलते from the stomach the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. जो हमारा small intestine होता है वो सबसे longest part होता है हमारा alimentary canal का, which is fitted into a compact space because of intensive cooling के लिए इसको compact space दिया जाता है हमारे small intestine को. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food way they eat. So जो हमारा small intestine है मतलब डिफ़र करते रहता है एनिमल टू एनिमल, मतलब कौन सा खाना खाते हैं. सो herbivore eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. जो हमारे herbivores होते हैं लाइक काउ उनको बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन चाहिए होता है जिससे कि वो अपना डाइजेस्ट कर सके अपना सेल्यूलोज जो वो खाते हैं. मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. इस चलते जो मीट खाते हैं हमारे उन्हें लाइक जैसे हमारे टाइगर्स हैं उन इस चलते उनके लिए काफ़ी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है जिससे कि वो डाइजेस्ट कर सके अपना मीट. The small intestine is the site of complete digestion of the carbohydrates, protein and fats. So जो small intestine होता है साइट होता है हमारे बॉडी में वो वहाँ पे हमारा complete digestion होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स का. It receives the secretion of liver and pancreas for the process. यहाँ पे जो secretion होता है हमारा liver से और pancreas से यहाँ पे further digestion के लिए यहाँ से भेजा जाता है हमारा. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. So जो हमारा food आ रहा है stomach से that is acidic. So उसको हमको अब alkaline मतलब basic बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो pancreatic enzymes act कर सकें हमारे digestion और अच्छा हो सके मतलब complete हो सके. So bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on the fat. So जो bile juice होता है वो liver से accomplish होता है मतलब liver से हमारा secrete होता है. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult enzyme to act on them. और जो हमारे जो fats होते हैं intestine में वो kind of लार्ज ग्लोब्यूल्स में मतलब प्रेजेंट होता है और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एंजाइम को उन पे एक्ट करना मतलब तोड़ना उनको डाइजेस्ट करना. सो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. सो हमारा जो बाइल होता है बाइल सॉल्ट्स उनको ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स और फिर उससे हमारा इंक्रीज हो जाता है एंजाइम की एक्शन और हमारा खाना मतलब डाइजेस्ट हो जाता है और अच्छे से. This is similar to emulsified action of soap on dirt that we have learned in the chapter number 4. जो हमने chapter number 4 में पढ़ा था emulsification of soap जो हमारा dirt लगा रहता है so dirt वो निकल जाता है. उसी तरह ये भी similar phenomena है kind of. So the pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digestion proteins and lipase for breaking down emulsified fats. जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो सिक्रीट करता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस और
विच उसमें हमारा एक काइंड ऑफ एंजाइम होता है दैट इज ट्रिप्सिन, वो डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड उसमें भी हमारा लाइपेज होता है, वो ब्रेकिंग डाउन मतलब एमल्सिफाइड फैट्स को वो तोड़ता है। देन हम आगे देखते हैं, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस। जो हमारा वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे वो ग्लैंड होता है, वहाँ पे हमारा सिक्रीट करता है इंटेस्टिनल जूस हमारे। सो द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू amino acid complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol। जो हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं हमारे प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं एंड फैट को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करते हैं हमारे। सो डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप टू बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। सो जो हमारा जो भी डाइजेशन टेक प्लेस करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन से हमारा खाना आगे जाता है। देन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक पोजिशन कॉल्ड विलाई। सो जो हमारे इनर लाइनिंग होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे हमारा न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम विली कहते हैं। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। वहाँ से फिर उससे हमारा जो सरफेस एरिया इम्प्रूव होता है, उसे एब्जॉर्ब मतलब जितना भी खाना हमने डाइजेस्ट हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरा एब्जॉर्ब करके आगे भेजता है खाना इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सो द विलाई इज रिचली सप्लाइड with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body। so जो हमारा विली होता है वो काफ़ी रिचली सप्लाई होता है हमारे ब्लड वेसल से, और जो भी हमारा खाना होता है फूड अब्जॉर्ब टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक वो भेजता है, एंड बाकी का खाना भी मतलब आगे जो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन में देन हमारा वो खाना एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair up old tissue। so वहाँ से फिर जो भी हमारा एनर्जी होता है फिर उस एनर्जी को हमारा बॉडी यूज़ करता है नए टिश्यू बनाने में और रिपेयर करने में ओल्ड टिश्यू को। so the unabsorbed food is sent into a large intestine where its wall absorb more water from this material। so जो हमारा जो फूड होता है, बाकी का फूड जो हमारे मतलब जितना भी हमारे बॉडी तो एनर्जी ले लिया विली के थ्रू हमारा भेज दिया हमारे बॉडी में, बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है, वहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट हमारा एब्जॉर्ब होता है। देन द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे रिमूव हो जाता है थ्रू एनस। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंस्टर। से हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो थ्रू एनल स्पिंस्टर से निकल जाता है। सो हम आगे देखते हैं। देन हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। सो हम देखते हैं, वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा हमने न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। सो हम यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो भी हम खाना खाते हैं उससे फिर हमारा बॉडी एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, फिर उससे हम डिफरेंट वर्क करते हैं और हमारा बॉडी रिपेयर करता है, न्यू टिश्यू बनाता है, डिफरेंट काम करता है। सो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन अ डिफरेंट वे। सम यूज इन ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट तरीके होते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हमारा ऑक्सीजन to break down glucose completely into carbon dioxide and water, and some use other pathway that do not involve oxygen। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने पाथवेज में। इन ऑल केस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। बट सारे केस में, सारे ऑर्गेनिज्म के केस में एक चीज़ परमानेंट होता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन मॉलिक्यूल काइंड ऑफ, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है इसका। 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा होता है ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कॉल्ड पायरुवेट, उसे हम कहेंगे। देन
दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये हमारा प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है. फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो फर्दर हमारा जो पायरोवेट होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है हमारा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. देन दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और ये प्रोसेस हमारा ईस्ट में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब हमारा हो रहा होता है. देन सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस in the absence of air oxygen, it is called anaerobic respiration. So since ये हमारा absence of air में हो रहा है, so ऐसे इसे हम anaerobic respiration कहेंगे. Then breakdown of pyruvate using oxygen take place in the mitochondria, और जो हमारा breakdown हो रहा है pyruvate का using oxygen, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा हमारा, ऐसा बताया जा रहा है. देन हम आगे देखते हैं. दिस process breaks up in the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. फिर यहाँ से हमारा प्रोसेस होता है breakdown of 3 pyruvate molecules to give, वहाँ से हमारा 3 molecules of carbon dioxide हमें obtain होता है. then the other product is water, और हमारा अगला प्रोडक्ट वहाँ पे वाटर होता है. then since this process take place in the presence of air, that is oxygen, it is aerobic respiration. So जो जब हमारा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे हम. देन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक इज लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस. सो जो हमारा रिलीज ऑफ एनर्जी हमारा ज़्यादा होगा एरोबिक प्रोसेस में एज कम्पेयर टू एनएरोबिक प्रोसेस में. देन समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ मसल सेल्स, अनदर पाथवेज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. सो जब हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हमारे सेल मसल सेल्स में, सो वहाँ पे भी हमारा डिफरेंट पाथवे होता है और ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट हमारा होता है. अब आगे देखेंगे आप. So here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. So उस समय हमारा जो pyruvate होता है वो convert हो जाता है into lactic acid, वो भी एक kind of 3 carbon molecule होता है. This build-up of lactic acid in a muscle during the sudden activity causes cramps. इससे हमारे जो lactic acid हमारे muscle cells में होता है उससे हमें sudden cramps हमें feel होता है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला फिगर. सो आप इस फिगर को आप देख लीजिएगा. ग्लूकोसिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमारा पायरुवेट जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है प्लस एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट. सो यहाँ पे हमारा बना एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये काइंड ऑफ 2 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा. देन ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है हमारा, यूज़ नहीं हो रहा है इन आर मसल सेल्स. यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा प्लस एनर्जी, और लैक्टिक एसिड हमारा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा होगा. सो और इसमें हमारा फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. सो जो भी एनर्जी हमारा रिलीज़ होगा ड्यूरिंग जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन वो तुरंत यूज़ हो जाएगा टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल, जिससे कि हमारा बॉडी और अच्छे से फंक्शन करे एंड बाकी सारे काम भी कर सके. इन दिस प्रोसेस ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल. सो हमारा जो ATP होता है वो मतलब टूट जाता है और गिव राइज देता है हमारा फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि हमारे जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकें जिसमें हमारे हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, और टेकिंग जो भी हमारे प्लेस हो रहे हैं, आई मीन क्या जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर उनमें हेल्प कर सके. देन सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जो हमने पढ़ा अभी, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन डिपेंड होता है, बट एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड्स टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. सो एरोबिक ऑर्गेनिज्म ये काइंड ऑफ इंश्योर करे कि वहाँ पे मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
प्रेजेंट हो. सो वी हैव सीन द प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा. हमने देखा है जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमाटा. एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर. और जो हमारे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो सारे सेल्स होते हैं उनके एयर में रहें. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन है. और यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो दे कैन गो इनटू, हम आगे अब देखते हैं, सेल्स और अवे फ्रॉम देम और आउट इन द एयर. सो ये दूर जा सकते हैं या इनटू एयर भी मतलब जा सकते हैं हमारे ये. सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. सो जो हमारा डायरेक्शन होगा डिफ्यूजन का वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन पे और कितना रिक्वायरमेंट है हमारे प्लांट को. देन एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग CO2 एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी इज गोइंग ऑन. सो रात के समय वहाँ पे तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना प्लांट्स के लिए. सो अकरिंग, सो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी इज, उस समय CO2 का एलिमिनेशन मतलब CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी उस समय चल रही होती है. सो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो ड्यूरिंग डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज फॉर, मतलब CO2 सुबह के समय यूज़ कर रहे थे ये लोग मतलब प्लांट्स. हेंस there is no CO2 release, instead oxygen release is a major event at this time. So इस समय हमारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे प्लांट्स. सो एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द environment and for getting rid of carbon dioxide produced. So terrestrial animal can breathe the oxygen in atmosphere, but एनिमल डैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं ऑक्सीजन क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन है. बट जो एनिमल हमारे जो इन वाटर्स हैं उनमें वाटर में ही उनका ऑक्सीजन मिला हुआ है. देन सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक organism much faster than seen in terrestrial organism. So यहाँ पे ये बता रहे हैं जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो फेयरली लो है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ एयर इन एयर, क्योंकि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है एज कम्पेयर टू हम सांस ले रहे हैं ऐसे. तो वाटर वाले मतलब एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं और उनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है. So fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by their blood. So ऐसे ये अपना मतलब ऑक्सीजन लेते हैं. Then terrestrial organism use oxygen in the atmosphere for respiration. So जो terrestrial organism होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं from the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by the different organs in a different animal. So ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. मतलब ऑल दिस ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इन विच कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. देन सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू प्लेस अक्रॉस द surface, this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So ये सरफेस हमारे बॉडी के अंदर रहता है और इसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन हम नहीं ले पाएंगे तो हम मतलब दम घुट जाएगा हमारा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए सो दैट वी वर अलाइव, मतलब ऐसा. सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल अलाउ टेक एयर टू दिस एयर एरिया, मतलब हमारा एयर लेना काफ़ी नेसेसरी है ऐसा. इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब. सो हमारा एक काइंड ऑफ मैकेनिज्म होता है जिससे कि हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ऐसा बता रहे हैं. और इन ह्यूमंस एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स. सो जो ह्यूमंस में होते हैं हम अपने नाक से मतलब नॉस्ट्रिल से एक्सहेल और इनहेल करते हैं दोनों. सो
द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रल इज फिल्टर बाय द फाइन हेयर दैट लाइन्स द पैसेज। जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो फाइन हेयर्स होते हैं, जो भी हमारा डस्ट होता है वहाँ रुक जाता है, हम सांस हम मतलब फिल्टर हो जाता है, काइंड ऑफ फिल्टर समझो। सो द पैसेज इज ऑल्सो लाइन्ड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस। सो जो हमारा पैसेज होता है उसमें हमारा म्यूकस भी काफ़ी हेल्प करता है इस प्रोसेस में। फ्रॉम हियर द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। फिर यहाँ से हमारा जो एयर पास होता है थ्रू थ्रोट और फिर लंग्स में हमारे जाता है। देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में वो बता रहे हैं दिस इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एयर है ना पैसेज वो कोलैप्स ना कर जाए। देन हम आगे देखते हैं, ये हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इन ह्यूमंस। सो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminates in balloon-like structure which is called alveoli। सो जो हमारा लंग्स के अंदर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसेज डिवाइड होते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, और फाइनली वो टर्मिनेट मतलब ख़त्म होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम एल्वोलाई कहते हैं। द एल्वोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वोलाई एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकते हैं। देन द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारे वॉल्स होते हैं एल्वोलाई के एक काइंड ऑफ कंटेन करता है हमारा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। सो एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। सो हमने देखा है जब हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स होते हैं एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज रिजल्ट, और हमारा चेस्ट कैविटी तब लार्जर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वोलाई। इससे हमारा एल्वोलाई फिल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन भर गया है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वोलाई। जिस और हमारा जो ब्लड होता है ब्रिंग मतलब मंगाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जिससे कि हम रिलीज़ कर सकें बाहर। सो हर जगह हमारे डिफरेंट मतलब हर डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज फॉर रिलीज इनटू एल्वोलाई में वो सब सबमिट कर देते हैं मतलब ऐसा। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इनटू एल्वुलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। फिर जो हमारा जो भी जो ऑक्सीजन होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे एल्वुलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी, मतलब कि ऑक्सीजन भी पहुंचाना है ना जिससे। सो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। सो एक काइंड ऑफ जब हम सांस ले रहे होते हैं ब्रीदिंग साइकिल में, सो वहाँ पे एयर जब हम ले रहे होते हैं इन एंड आउट तो लंग एक काइंड ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम कुछ ना कुछ बचा के रखता है ऑक्सीजन एंड सो दैट उस समय तक मतलब कि हम अगर जब ऑक्सीजन लिया हमने तो थोड़ा कुछ बचा के रखें ना तब तक कि हमारा CO2 हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है देन हम रिलीज़ कर रहे हैं उस थोड़ी देर के लिए, तब बचा के रखता है कि ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म कर देता है, मतलब पूरा नहीं बांटता है, मतलब थोड़ा रखता है अपने पास कि हाँ तब तक हमारे साथ CO2 आ जाए सो दैट हम पूरा रिलीज़ कर सकें CO2 ज़्यादा। सो व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, सो जब हमारा बॉडी साइज हमारे एनिमल का ज़्यादा बड़ा होगा द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो उस समय में जो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो टेक केयर नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन डिलीवरी टू all parts of the body. So instead respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. So इस यहाँ पे हमारा respiratory pigments होंगे वो हमारा ऑक्सीजन लेंगे एयर से and in the lungs and carry it to the tissue जो भी है टिश्यू जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की नीड है before releasing it, जब उस समय हमारा ऑक्सीजन छोड़ने से पहले मतलब हाँ नहीं CO2 छोड़ने से पहले हाँ।
इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इज हीमोग्लोबिन, जो हमारे ह्यूमन्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, विच ऐसा वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की प्रति. दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पल्स, सो ये काइंड ऑफ रेड ब्लड कॉर्पल्स होते हैं हमारे. कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड. सो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसी चलते हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, इसी चलते वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे इन फॉर्म ऑफ ब्लड में हमारे. सो हम अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग हम यहाँ देखेंगे. वी हैव सीन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन अ बॉडी. सो हमने देखा है कि हमारा जो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा है हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उस वहाँ पे हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड होता है, ऑक्सीजन होता है ट्रांसपोर्ट, एंड वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में. इन क्लास 9 वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था कि ब्लड हमारा एक काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. सो ब्लड के अंदर एक काइंड ऑफ फ्लूइड मीडियम होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, उसमें हमारे जो सेल्स होते हैं सस्पेंड होते हैं. देन प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म डिजॉल्व फॉर्म. सो प्लाज्मा होता है वहाँ वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म, मतलब घुल मिल के मतलब ट्रांसपोर्ट करता है. देन ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द रेड ब्लड कॉर्पस, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कैरी आउट करता है बाय द रेड ब्लड कॉर्पस. Many other substances like salt are also be transported by the blood. So हमारे दूसरे सब्सटेंस जैसे हमारा सॉल्ट है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ब्लड. We thus need a pumping organ to push the blood around the body. So हमें एक काइंड ऑफ पंपिंग ऑर्गन चाहिए था जिससे कि हम जो हमारा ब्लड है ना वो हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे पहुंचा सकें. So a network of tubes to reach all the tissue and the system ensure दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज. सो ऐसा ही हमारा एक काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बना जिससे हम सारे टिश्यू तक पहुंच सकें और एक सिस्टम बना मतलब जिससे हम इंश्योर कर सकें कि अगर हमारा कोई भी टिश्यू अगर रिपेयर चाहिए हमारे टिश्यू को अगर डैमेज हो गया तो हम पहुंच सकें और हमारी बॉडी के मतलब ब्लड्स पहुंच सकें और उस जगह को हम रिपेयर और अगर डैमेज हुआ है तो पूरा अच्छे से बना सकें ऐसा. सो हमारा अगला टॉपिक है आर पम्प द हार्ट. हार्ट हमारा अगला टॉपिक है, ये हार्ट का आप डायग्राम देख सकते हैं. सो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज फिश. सो हार्ट हमारा एक काइंड ऑफ मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे हाथ से मतलब फिश जो मुट्ठी होती है हमारी उससे बड़ा होता है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. सो हमारे ब्लड में दोनों ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं. द हार्ट हैव डिफरेंट चेम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमारे हार्ट में डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं जिससे प्रिवेंट कर सकें जो भी हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो अलग रहे और जो हमारा ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग रहे. देन द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग for the carbon dioxide to remove and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. So यहाँ पे ये बता रहे हैं जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड है उसको हमको पहुँचाना पड़ेगा कार्बन लंग्स के पास सो डैट वो ला पाए अपना कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कि वो रिमूव कर सके और हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा लंग्स से आ सके ब्रॉड बैक टू हार्ट जिसे और प्यूरीफाई कर सके मतलब प्यूरीफाइड ब्लड हमारा आएगा हार्ट के पास जिससे कि हम हार्ट सबको अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचा सके. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जैसे मैंने आपको अभी बताया वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. सो हम
यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस होता है हमारे हार्ट में. सो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चेम्बर्स ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट. सो लेफ्ट साइड से द एट्रियम, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्ट द ब्लड. सो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिलैक्स करता है एंड देन वो कलेक्ट करता है हमारा ब्लड. इट देन कॉन्ट्रैक्ट while the next chamber the left ventricle फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन रिलैक्स कर देता है सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, सो दैट वहाँ पे ब्लड हमारा जाए. व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी. फिर वहाँ से हमारा जो ब्लड होता है पम्प्ड आउट हो जाता है, मतलब निकल जाता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट चेम्बर. सो फिर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है हमारे बॉडी से फ्रॉम द अपर राइट चेम्बर, मतलब देन द राइट एट्रियम के पास जाता है. एज रिलैक्सेस एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा राइट एट्रियम. द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर्स द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स. सो दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न pump it to the lungs for oxygenation, so that वहाँ पे oxygenated blood आ सके हमारा लंग से. Since ventricles have to pump blood into various organs, so different हम पहुँचा सके अपना blood, they have thicker muscular walls to than the aorta do, so that हमारा मतलब blood, क्योंकि उस वहाँ पे हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है बहुत तेज होता है, इस चलते वहाँ पे थिकर वॉल्स होती हैं. सो वॉल्स हैज टू इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. सो वहाँ पे फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जो हमारा फ्लो बैकवर्ड ना चले जाए इस चलते भी. देन ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड in the lungs. So the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. So जो separation होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का वो हार्ट में काफ़ी यूज़फुल होता है टू कीप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब मिलने से बचाता है. सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. इससे हमारी बॉडी को मतलब वो रहता है कि काफ़ी एफिशिएंटली हमारा बॉडी ऑक्सीजन ले पाता है एंड CO2 छोड़ पाता है. दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स. सो ये काफ़ी यूजफुल होता है एनिमल जिनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स. सो काफ़ी जैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी इन टेम्परेचर, जो मेंटेन करते रहते हैं अपने बॉडी को एनर्जी, उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है और टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखना होता है. इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द प्रोसेस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट. सो जो एनिमल एनर्जी को उनको नहीं चाहिए होता फॉर दिस प्रोसेस, उनका जो टेम्परेचर होता है डिपेंड होता है हमारे एनवायरनमेंट पे. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स हार्ट. और ऐसे एनिमल्स हमारे एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स होता है और उनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम. उनमें वो टॉलरेट कर लेते हैं अपना मिक्सिंग, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्ट्रीम्स को. देन फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स हार्ट टू द हार्ट एंड ब्लड इज पम्प टू द गिल्स. सो जो हमारे फिशेस में उनके पास 2 चैम्बर ऑफ हार्ट ही होते हैं और उनका जो ब्लड होता है पंप होता है थ्रू गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ बॉडी. सो वहाँ से गिल्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन फिशेस. देन दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश. सो ब्लड हमारा एक ही बार मतलब हार्ट के थ्रू जाता है इन फिश ड्यूरिंग 1 cycle of passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. और दूसरे जगह हमारे जो हमारे हार्ट के
2 बार मतलब 2 बार ईच साइकिल में, मतलब हार्ट के थ्रू हमारा ब्लड जाता है इन अदर वर्टिब्रेट्स में। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। सो यहाँ पे अब हमारा अगला टॉपिक है द ट्यूब्स, दैट इज ब्लड वेसल्स। सो आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो काइंड ऑफ वेसल्स होते हैं, वो जो कैरी करती हैं हमारी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सेज ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो हमारा हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर में रहता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं हमारी आर्टरीज की, एंड वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और जो हमारे वेन्स होते हैं वो ब्लड कलेक्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन से और वापस ब्लड हार्ट के पास भेज देते हैं ब्लड हमारा। दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नॉट लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो जो हमारे वेन्स के पास होते हैं थिक वॉल्स नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट इंश्योर द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। उनके पास वॉल्स होते हैं जिससे वो इंश्योर कर सकें जो हमारा ब्लड है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। और रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, the artery divide into smaller and smaller vesicle to bring the blood in contact with all individual cell. So हम आर्टरी ऐसा इंश्योर करती हैं कि हम सारे ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंच सकें। सो आर्टरी डिवाइड करती हैं स्मॉलर वेसल्स में टू ब्रिंग इन ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद, मतलब सारे सेल्स तक हमारा ब्लड पहुंच सके ऐसा। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर वन थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट वेसल है होती है हमारी, उनके थिक वॉल्स भी होते हैं, वॉल्स होते हैं उनके, एंड विच आर वन सेल थिक आर, उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे। देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस अ थिन वॉल। सो एक्सचेंज ऑफ हमारे जो भी मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग से वो हमारे सेल्स करते हैं, एंड टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल के थ्रू होता है हमारा। देन कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन एट दैट कन्वेज द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ज्वाइन कर लेती हैं टू फॉर्म वेन दैट कन्वेज द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। देन हमारा अगला टॉपिक है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। सो what happens if the system of tube develop a leak? So this think about situation when we are injured and start bleeding. So जब हमको चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो उस समय हमारा क्या होगा? Naturally the loss of blood from the system has to be minimized. उसको कम से कम करना होगा हमें, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। In addition, a leakage would lead to pressure of loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks, helping to clot the blood at this point of injury, so that कि हमारा ज़्यादा blood loss ना हो। सो यहाँ से हम आगे दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ से। सो थैंक यू, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू। सो लिम्फ आज का हमारा ये टॉपिक है। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। सो एक काइंड ऑफ फ्लूइड होता है ये भी इन्वॉल्व होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में,
दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, इसे हम कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज some amount of plasma, protein and blood cell escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluids or lymph. So जो हमारे थ्रू पोर्स की थ्रू जो हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे वॉल्स ऑफ कैपिलरीज में, उसमें सम अमाउंट ऑफ हमारे प्लाज्मा पाए जाते हैं, प्रोटीन होते हैं हमारा, ब्लड सेल, वो सब स्केप हो जाते हैं इनटू जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है हमारी टिश्यू में टू फॉर्म, उस वहाँ पे हमारा फिर फॉर्म हो जाता है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये सिमिलर होते हैं हमारे प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये बट और ये कलरलेस होते हैं एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और इनके अंदर प्रोटीन थोड़ा कम होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस देन विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स में जाके ओपन होती हैं ये। सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। सो लिम्फ हमारी कैरी करती है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, जो हमारे इंटेस्टाइन्स, और ड्रेन करती है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो भी हमारा बैक इनटू द ब्लड में हमारी छोड़ देती हैं जाके। देन हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो हम यहाँ से देखते हैं, वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे हमारे जो सिंपल कंपाउंड जैसे सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर करती हैं हमारे प्लांट्स in the chlorophyll containing organs namely leaves में। The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। उनको दूसरे तरह के रॉ मटेरियल उनको नीड चाहिए होता है जिससे कि वो अपना प्लांट बॉडीज़ को और अच्छे से मेंटेन कर सकें। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। सो प्लांट्स के लिए मतलब नियरेस्ट सोर्स मतलब सॉइल ही होता है, वहाँ से वो लेती हैं हमारी रिचेस्ट सोर्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं वहाँ से लेती हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल नेमली रूट्स। सो रूट्स के थ्रू ये मतलब लेती हैं हमारी इन सब मिनरल्स को। If the distance between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the body. So अगर हमारा distance between soil containing organs and chlorophyll containing मतलब छोटे होंगे हमारे, then energy and raw material can easily diffuse to all parts of the body, जिससे कि हमारा रॉ मटेरियल एनर्जी easily diffuse आसानी से पहुँचाया जा सकता है to all parts of the plant body. But if the distance became large because of the change in plant body's design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and roots energy in the roots. So अगर distance ज़्यादा बड़ा होगा तो changes in the body design, अगर body design change हो जाएगा हमारे plant का, then diffusion process मतलब sufficient नहीं हो पाएगा कि सारे body parts plants के वहाँ तक हमें एनर्जी पहुंचाया जा सके। अ प्रॉपर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इस चलते काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी। सो एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। सो एनर्जी नीड्स मतलब डिफरेंट बॉडीज़ को डिफरेंट काइंड की एनर्जी चाहिए होती है, उनके सब बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। प्लांट डू नॉट मूव and plant bodies have a large portion of dead cells in many tissues. So हम देखते हैं कि हमारे जो प्लांट होते हैं मूव नहीं कर पाते हैं और उनके जो प्लांट बॉडीज़ की लार्ज पोर्शन होता है उनका जो डेड सेल से बना होता है, डेड सेल और डेड टिश्यू से। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव अ लो एनर्जी नीड। सो प्लांट का मतलब नीड काफ़ी एनर्जी लो नीड काफ़ी कम होती है एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड उनको मतलब उतना ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है अपने मतलब उतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती क्योंकि उनको मतलब मूव नहीं करना होता ना इस चलते।
तो कम एनर्जी में भी वो सस्टेन कर लेते हैं. द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज. सो हम ये आगे देखेंगे. प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट. सो जो प्लांट के हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम जो हमारे लीव्स में स्टोर है एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट से हमारे लेते हैं. दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब. सो यहाँ पे हमारे 2 पाथवेज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज फॉर कंडक्टिंग ट्यूब्स. वन इज द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. सो एक जाइलम होता है जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सॉइल. द अदर इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स whether they are synthesized to other parts of the plant. So दूसरा हमारा फ्लोएम होता है जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पहुँचाता है फ्रॉम लीव्स वेयर दे सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9 में हमने पढ़ा था टिश्यू का स्ट्रक्चर. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. इन जाइलम टिश्यू vessel and tracheates of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. So xylem tissue vessel and tracheates root stem and leaves में ऐसा interconnected कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं जिससे कि हर जगह हमारा वाटर पहुंच सके टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एट अ रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन. सो जो हमारे रूट्स में हमारे सेल्स होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, इस चलते वो एक्टिवली आयंस लेते रहते हैं. नो दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. सो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल. सो वाटर देयरफॉर सब आगे देखते हैं मूव्स इनटू द रूट. सो रूट की तरफ मूव करने लगा फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस. सो एलिमिनेट कर सकेंगे डिफरेंस. सो दिस मीन्स दैट देर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टडली मूव अपवर्ड, जिससे कि वो पानी ऊपर जा सके. हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू इनफ टू मूव वाटर above the over the height that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the body. So हमारे जो प्लांट्स होते हैं दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपना पानी ऊपर तक मतलब पहुंचा सकें टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. सो हम यहाँ से देखते हैं प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज़ अ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. The water which is lost through the stomata is replaced by the water from xylem vessel in the leaf. So जो हमारे प्लांट्स के पास एक एडुएट मतलब भारी मात्रा मतलब इतना रहता है सप्लाई ऑफ वाटर कि वो आराम से अपना काम चला लेते हैं. अगर उनका वाटर लॉस भी होता है थ्रू स्टोमाटा सो रिप्लेस कर लेते हैं अपने वाटर को थ्रू जाइलम वेसल जो उनके लीव्स में स्टोर्ड रहता है. इन फैक्ट evaporation of water molecules from the cells of the leaves create a suction which pulls of water from xylem cells of root. So हम evaporation में हम देखते हैं जो हमारे जो पेड़ के पत्तियाँ होती हैं उनमें ऐसे पानी पानी दिखता है. विंटर्स में आपको देखने को मिलेगा. और गर्मियों में वो सूख जाती हैं क्योंकि जो evaporation जैसा प्रोसेस होता है उसमें मतलब जो भी पानी होता है हमारे लीव्स पे सो सक्शन मतलब खींच लेता सारा पानी एंड इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन मतलब भाप वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है. और यही बताया कि सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल से वह मतलब सक कर लेता है और वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. और जो ये लॉस हुआ हमारा वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर सो इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. इससे कहते हैं इस प्रोसेस को. दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू लीफ. सो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है हमारे एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो भी डिजॉल्व है हमारे रूट टू लीव्स. देन हम आगे देखते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन
टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है प्लांट की। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। सो जो हमारा इफेक्ट होता है रूट प्रेशर का, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो सके, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एट द नाइट टाइम। सो ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। सो दिन के समय जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब ज़्यादातर सुबह ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं ट्रांसपिरेशन से ही अपना पानी मतलब भेजते हैं ऊपर अपने सारे बॉडी पार्ट्स में अपने। सो हम अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन वाटर इन प्लांट। सो हमने अभी तक देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। So now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they form to the other parts of the plant. So हम जानेंगे जहाँ पे हमारे leaves में हमारे जो खाना बना है plants का, so अब वो कैसे भेजेंगे different parts of the body. So this transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. और जो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये soluble product of photosynthesis, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट occurs in the parts of the vascular tissue of known as phloem, और इस vascular tissue को हम phloem बोलते हैं। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance. So इसका जो प्रोडक्ट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के, उसके अलावा भी ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारा एमिनो एसिड और बाकी भी सब्सटेंस भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू the storage organs of the root, fruit and seeds and to the growing organs. So ये डिलीवरी स्पेशली डिलीवरी करते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स हमारे जो भी होते हैं रूट, फ्रूट और सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स पे तक भेजते हैं ये। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये फ्लोएम के सब टाइप्स हुए लाइक हमारे कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स हैं। सो इनकी हेल्प से मतलब अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं ये इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा है हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by the simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing एनर्जी। सो यहाँ पे हमें अपनी जो प्लांट अपना एनर्जी यूज़ करता है। सो हम यहाँ से आगे देखते हैं, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सो जो हमारे मटेरियल होते हैं लाइक सुक्रोज वो ट्रांसफर्ड होते हैं हमारे फ्लोएम टिश्यू में यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी से। देन दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। सो इससे हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है जिससे कि हमारा कॉजिंग वाटर टू उसमें वाटर हमारा चला जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड, जिससे कि हमारा जिस तरह से हमारा प्लांट चाहते हैं फ्लोएम अपना मटेरियल मूव कराना चाहता है वैसा कर सकता है ऐसा। For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow, जिससे कि वो अपना जैसे कि जहाँ पे हमारा नीड है वहाँ पे एनर्जी भेज के अपना ग्रो करेगा अपना प्लांट अपना। देन हमारा अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। सो हमने देखा है अभी तक कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपने गैसेस वेस्ट जनरेट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। सो दूसरे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा मटेरियल फॉर्म होता है, उसे हमें अपने बॉडी से निकालना होता है, एक्सक्रीट आउट करना होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of these harmful metabolic waste from our body is known as excretion। और ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम और हटाने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जिसमें हमारे
हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज स्ट्रैटेजीज टू डू दिस. सो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिज्म भी ये प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब कि जिससे कि वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं. मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर. सो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना वेस्ट जो होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करते हैं फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर्स में, वो ऐसा करते हैं. एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. सो हमने देखा है जो हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज़ करते हैं अपना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जिसे ये परफॉर्म करते हैं ये एक्सक्रीशन. देन हमारा अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे ह्यूमन बींग्स में, उसमें अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा हमारा होता है. किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड वन ऑन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन. सो हमारी किडनी लोकेटेड होती है एब्डोमेन में, वन इन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन में हमारी लोकेटेड होती है. यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज बाय द यूरेथ्रा. सो जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है इन द किडनी, उसको पास किया जाता है थ्रू यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से फिर स्टोर होता है, फिर देन रिलीज होता है हमारा थ्रू यूरेथ्रा. देन हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस. सो हम यहाँ देखेंगे द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. सो जो हमारा पर्पस होता है यूरिन को बनाने का, टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द, जो हमारी गंदगी है हमारे ब्लड से उसको सेपरेट आउट करके रिमूव करने का. जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द लंग, जैसे हमारा CO2 हमारा रिमूव होता है इन द फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स में. नाइट्रोजन वेस्ट सच एज एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी. सो जैसे हमारे नाइट्रोजन वेस्ट होता है लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे काइंड ऑफ, तो उनको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रॉम ब्लड इन द किडनी. इट इज़ देन नो सरप्राइज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी. सो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है हमारा किडनी. देन हम यहाँ से देखते हैं लाइक इन द लंग्स इज द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हमारी पाई जाती हैं हमारी लंग्स में, और उनकी काफ़ी वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं. सो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल. सो बॉमन कैप्सूल एक कप शेप एंड ऑफ कॉइल ट्यूब होता है, उसे हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं. दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, वो कलेक्ट करता है हमारा जो भी फिल्ट्रेट होता है ब्लड. ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेट यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. सो हमारा हर किडनी आई मीन जो हमारी किडनी में मतलब 2 किडनी होती हैं, उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं. पैक्ड क्लोज टुगेदर, काफ़ी क्लोज होती हैं वो हमारी. देन सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्टर्स सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. So हम यहाँ देखते हैं जो हमारे सम सब्सटेंस पहले ही हमारे फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लो थ्रू द ट्यूब, जो पहले ही हमारे अब्जॉर्ब आई मीन फिल्ट्रेट हो जाते हैं. द अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन बॉडी. सो जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करेगा कितना हमारे एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना हमारे वेस्ट हमारे बॉडी से निकालना है वो बॉडी फिगर आउट करती है. द यूरिन फॉर्मिंग इन द किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. सो जो हमारा यूरिन फॉर्म होता है इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स, एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्ट होता है. देन द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर, जो फिर हमारा किडनी कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द
यूरिथ्रा। सो जो हमारा यूरिन स्टोर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर में, सो अंटिल द प्रेशर expended through it to us to pass it through the ureters. The bladder is muscular, so it has under nervous control. So as we discussed elsewhere, as well we can usually control the urge to urinate. होप आपको यहाँ समझ में आएगा। सो ये आज हमारा आखिरी टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। सो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो ऑक्सीजन एक काइंड ऑफ इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे प्लांट्स के लिए। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हमने पहले पढ़ रखा है कि कैसे हमारे प्लांट डील करते हैं विद CO2 एंड O2। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपिरेशन। सो वो अपना मतलब अगर ज़्यादा पानी हो गया तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपना वाटर लूज़ कर सकते हैं। फॉर अदर वेज प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। सो जो हमने देखा था अभी कि मोस्टली टिश्यू होते हैं हमारे प्लांट सेल में वो डेड सेल से बने होते हैं। एंड दे कैंट इवन लूज सम पार्ट्स ऑफ द लीव्स सच एज लीव। सो उन पार्ट्स को ये लूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लीव्स में उनका खाना बनता है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल। सो जो मोस्टली प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है सेलुलर वैक्यूल्स में। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। सो वेस्ट प्रोडक्ट उन लीव्स में स्टोर किया जाता है जो गिर जाएंगी बाद में, मतलब गिरने ही वाली हैं ऐसा। Other waste products are stored as resin gums, especially in old xylem. So waste products स्टोर किए जाते हैं in form of resin gums, especially in old xylem में स्टोर की जाती हैं by plants. Plants also excrete some waste substance into soil and around them. So plants हमारी excrete करती हैं हमारी कुछ waste into soil में भी। So यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। So thank you. राधे राधे everyone. Thank you.